नमस्कार, राधे राधे, खम्मा घड़ी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टैटिक स्ट्राइक में। मैं प्रियंका एक बार फिर से आ गई हूँ एसएससी एक्सपर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए स्टैटिक स्ट्राइक लेकर। स्टैटिक स्ट्राइक में आपको पैटर्न तो पता ही है, हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर आपको क्या करना है उसका आंसर। इससे क्या होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप कितना ज्यादा प्रेजेंट है क्लास में, ये आपको पता चलता है ना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हम आज क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस होंगे आपके कम्युनिटी और ट्राइबल्स के ऊपर, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर भिन्न भिन्न जाति के लोग, अलग अलग ट्राइब्स के, कम्युनिटी के, समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। तो जरूरी है कि हमें पता हो कि कौन सी ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, उनकी खासियत क्या है। तो आइए हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, टू विच ट्राइब डिड द ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा बिलोंग, यानी कि जनजातीय नेता बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित है। अब बच्चों बाकी सब तो छोड़ दो, देखो पहले आप देखो ये पेपर में जो क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस में आ चुका है एक बार, और इसके ऑप्शंस क्या हैं, बिरसा मुंडा से जुड़े, भील जनजाति से है, गोंड से है, मुंडा से है या भूटिया से है। ये चार ऑप्शन हैं। मेरे ख्याल में आप में से ज्यादातर बच्चे जो स्पेशली तैयारी पहले से कर रहे हैं, इवन जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, बिरसा मुंडा एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो बिरसा मुंडा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य याद रहने जरूरी है। तो इन्होंने ना एक मूवमेंट चालू किया था, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका इन्होंने नेतृत्व किया था। वो आंदोलन था आपका उलगुलान आंदोलन। उस उलगुलान आंदोलन को करने का रीजन क्या था, हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ पर कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लंबे समय तक क्या किया है, रूल। और उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, हमारे देश पर रूल करने के लिए फूट डालो राज करो कर रहे थे। तो उस टाइम पर इन्होंने किसके साथ हाथ मिला लिया था, उस टाइम के जो भी जमींदार होते थे ना, जितने भी जमींदार थे उनके साथ हाथ मिला लिया। जब उनके साथ हाथ मिलाया उसके बाद शोषण किसका हो रहा था, जब ये दोनों एक साथ आते थे तो शोषण किसका होता था, शोषण होता था जो भी पिछड़ा वर्ग होता था उसका, पिछड़े वर्ग का। कोई भी पिछड़ा वर्ग होगा तो उसका क्या होगा, आपका शोषण होगा, किसी भी पिछड़े वर्ग का जब उसके साथ हाथ मिला लेती है। मतलब जब दो पावरफुल लोग एक साथ आते हैं तो जो कमजोर होगा या जो गरीब होगा, जो परेशान होगा, वो क्या होगा, और ज्यादा परेशान होगा, उसका शोषण होता है। ये तो हमारे सोसाइटी का रूल है, सिर्फ यही का नहीं, कहीं का भी ये रूल है कि हमेशा एक पावरफुल इंसान जो है एक कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है। क्लियर है। तो उस टाइम पर हमारे देश में बहुत से ट्राइब्स थे जिसका शोषण होता था, किसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। हालांकि इन जमींदारों को ये नहीं पता था कि ब्रिटिश इनका भी शोषण कर रहे हैं, पर वही है कि थोड़ा सा लालच मिलता है हमको तो हम फंस जाते हैं लालच में। इसलिए आपको लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए, है ना। कॉन्सेंट्रेशन के साथ जहां जो ज्ञान मिल रहा है वो लपेट लो, वो ले लो। एसएससी एक्सपर्ट में बहुत ज्ञान मिल रहा है, आप ले लो। चलो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो इनका शोषण हो रहा था, फिर हमारे बिरसा मुंडा जी आए हीरो बनकर। ही इज लाइक अ हीरो फॉर हिज ट्राइब। और सिर्फ हीरो ही नहीं, इन्हें भगवान माना जाता है, ये भगवान है इनके ट्राइब के लिए। क्लियर है। भगवान यानी कि इनको बोला जाता है गॉड। इनकी जयंती मनाई जाती है बड़े ही धूमधाम से। चलिए मैंने आपको काफी हद तक चीजें तो बताई दी, अब एक बार एक्सप्लेनेशन पे भी चलते हैं। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट मिल जाएंगे जो मैंने चीजें आपको बताई है उससे जुड़ी हुई। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जाहिर सी बात है, जब सोसाइटी पर परेशानी आ रही थी तो इनको भी पता था कि जो मेन रीजन है प्रॉब्लम का वो कौन है, ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने क्या किया, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे देश के, और उसके अलावा ये क्या थे, हमारे समाज सुधारक थे। तो समाज में जो भी परेशानियां चल रही थी, जैसे जमींदार शोषण कर रहे थे गरीब वर्ग का, पिछड़े वर्ग का या ट्राइब्स का, तो उनके लिए, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, उल गुलान आंदोलन
उल गुलान मूवमेंट कब चलाया था आपका? 1899 टू 1900, मतलब 1899 से 1900 के बीच में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था उल गुलान। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हमारे बिरसा मुंडा जी ने। क्लियर है? अब बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम देखें तो ये कौन से राज्य से थे, यानी कि जो आपकी मुंडा ट्राइब है, हमारी बात मुंडा ट्राइब की चल रही है ना, तो मुंडा ट्राइब मोस्टली आपको कहाँ पे मिलती है? झारखंड में। पर अगर हम मुंडा ट्राइब की बात करें तो मुंडा ट्राइब आपको झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट में देखने को मिलती है ना। पर यहाँ पर खास बात क्या है, हमने सिर्फ झारखंड यहाँ क्यों मेंशन किया है? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हमारे बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा कहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब बिरसा मुंडा कहाँ से थे? देखने को नहीं मिलते हैं, अब तो वो भगवान जी के पास है। पर बिरसा मुंडा कहाँ से थे? वो थे आपके झारखंड से। एक तो मेरा मार्कर ड्रॉप जरूर होता है पढ़ाते वक्त, है ना। तो बिरसा मुंडा हमारे कहाँ से थे? वो थे झारखंड से। इसके अलावा बिरसा मुंडा कौन सी भाषा बोलते थे? मुंडारी। और सिर्फ बिरसा मुंडा ही नहीं, मुंडा जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? मुंडारी। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें, इनका प्रसिद्ध आंदोलन पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो कौन सा है? उल गुलान। फेमस मूवमेंट है इनका, फेमस आंदोलन है उल गुलान। इंग्लिश में आपको मैं ना भी लिखूं तो भी यहाँ पर आपको चीजें तो मिली गई है ना। उल गुलान था इनका प्रसिद्ध आंदोलन, फेमस मूवमेंट। क्लियर है? फेमस मूवमेंट इनका यही था। अच्छा लिखा तो है ही, चलिए, फेमस मूवमेंट इनका यही था। इसके बाद आपको पूछा जाता है बिरसा मुंडा की जयंती। तो बिरसा मुंडा की जयंती इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन 15 नवंबर, ईयर नहीं लिखा है ना, ईयर भी लिख देते हैं हम, 15 नवंबर सन 2000, ईयर 2000 को क्या हुआ था? हमारे झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। आपको ये तो पता ही होगा, पहले झारखंड कौन से राज्य का हिस्सा था? पहले झारखंड हमारा बिहार का ही हिस्सा था, बिहार का हिस्सा था। फिर ये बिहार से सेपरेट होकर एक स्वतंत्र राज्य बना और उस राज्य का नाम क्या पड़ा आपका? झारखंड। और झारखंड की आपकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। और इसी दिन होता है हमारे बिरसा मुंडा की जयंती। बिरसा मुंडा जयंती याद रखना, ये वहां पर जो मुंडा जनजाति पाई जाती है उनके भगवान हैं। ही इज लाइक अ गॉड फॉर देम। क्लियर है? इनके लिए भगवान के समान हैं, क्योंकि इन्होंने, बिरसा मुंडा जी ने जो मुंडा जनजाति है उनको बहुत हेल्प की थी, बहुत पिछड़ गए थे, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। ये एक समाज सुधारक थे ही, तो उन्होंने काफी ज्यादा उनको ग्रो करने में हेल्प की थी। इसलिए ये हमारे लिए मुंडा जनजाति के लिए बहुत खास है और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। क्लियर है? चलिए इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। बर्थ एनिवर्सरी की बात करें तो 15 नवंबर, ईयर 2000 ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, ईयर 2000, द डे द स्टेट ऑफ झारखंड वॉज फॉर्म्ड। अच्छा, ईयर 2000 में झारखंड हुआ था। क्लियर है? कभी आप ये सोच लो, बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो हम बता रहे हैं, ईयर 2000 है। झारखंड का फाउंडर जो ईयर है, फाउंडिंग ईयर, स्थापना ईयर को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? स्थापना कुछ तो बोलेंगे, स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष। क्लियर है? तो अब आपको क्लियर रहेगा ना, कहीं आप कर लो कि बिरसा मुंडा का जो है बर्थडे ही हम कर दे 15 नवंबर और 2000, नहीं, 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड राज्य आपका बना था, बिहार से अलग होकर के, सेपरेट होकर के बिहार से आपका झारखंड बना था। पर जो आपके बिरसा मुंडा है उनका बर्थ डेट है 15 नवंबर, ये याद रखना है, ईयर नहीं पूछते हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ जाएं आगे? आपने आंसर तो दिया ही नहीं, अब आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ तो मेरे को कोई फायदा ही नहीं है ना टाइम वेस्ट करके, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये कौन होंगे, आपके मुंडा जनजाति से जुड़े होंगे। ये है हमारे बिरसा मुंडा जी, जो कि एक समाज सुधारक और एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें हम
तो अगला प्रश्न है आपको, गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? टू विच रीजन ऑफ इंडिया डज द गारो ट्राइब बिलोंग्स? ऑप्शंस हैं आपके, पश्चिम भारत यानी कि वेस्टर्न इंडिया, दक्षिण भारत साउथ इंडिया, उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया और मध्य भारत सेंटर इंडिया। और ये क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। क्लियर है? अब यहाँ से एसएससी सीजीएल में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो गारो ट्राइब है, मैं आपको यहाँ तो ये तो आंसर नहीं बताऊंगी, आपको मैं स्टेट का नाम बताती हूँ, उससे आप गेस करना कि इसमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो अगर हम गारो ट्राइब की बात करें तो मुख्य रूप से ये कहाँ पाई जाती है? आपकी मेघालय में। और मेरे प्यारे बच्चों, मेघालय की एक खास बात बता दूं मैं आपको, मेघालय के ज्यादातर जो ट्राइब है यहाँ पर क्या चलता है? मात्र सत्तात्मक सत्ता चलती है। क्लियर है? तो वहां पर मैटरनल जो सरनेम होता है उसको लिया जाता है। कैसे होता है वहां पे कि मतलब बेटी की शादी हुई तो बेटी विदा होकर के नहीं जाएगी ससुराल, लड़का घर जमाई बनेगा। क्लियर है? लड़के की विदाई होती है, लड़की की विदाई यहाँ पर नहीं होती। और यहाँ पर जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द फैमिली आपकी बड़ी बेटी नहीं होती है, घर की जो छोटी बेटी होगी, सबसे छोटी बेटी, उसे हेड ऑफ द फैमिली बनाया जाता है। ठीक है? तो यहाँ की ये स्पेशलिटी है, और भी बहुत सारी स्पेशलिटी है, चलिए जानते हैं हम उसको। पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको स्टेट का नेम नहीं पूछा है, यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन आया, पश्चिम दक्षिण उत्तर और मध्य भारत। चलिए अभी हम देखते हैं बच्चों को कितना याद रहता है। अब हम देखें अगर गारो जनजाति, तो गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में निवास करती है। द गारो मेनली लिव्स इन द गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि गारो जनजाति, आपका ये याद रखना कि गारो हिल्स और गारो जनजाति आपको याद रहना चाहिए। गारो हिल्स में रहती है इसलिए उनका नाम गारो जनजाति पड़ गया है। क्लियर है? तो और वो गारो हिल्स कहाँ पे है? आपका मेघालय में। तो ये मेघालय की खास जनजाति है। इसके अलावा ये भारत की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में से एक है। इट इज वन ऑफ द मेजर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। क्लियर है? इसके बाद आपको मैं बता दूं, जो मेघालय है वहां की 3 जनजातियां हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। एक है गारो, दूसरा है खासी, तीसरा है जयंतिया। ये तीनों जनजाति आपको मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगी? मेघालय में ही मिलेंगी। और याद रखना कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलता है? मात्र सत्तात्मक। याद रखना, मेघालय की खास बात यह है कि यहाँ के ट्राइब्स में क्या होता है? मात्र सत्तात्मक सिस्टम चलता है, मात्र सत्तात्मक। यहाँ पर मात्र सत्ता चलती है, ये यहाँ की खास बात है। क्लियर है? भूलना मत, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन आगे आएंगे और मैं चाहती हूं कि आप लोग आंसर करो। तो ये 3 ट्राइब याद कर लो, गारो, खासी वाली खांसी, और इसके अलावा आपका जयंतिया। ये सब कहाँ से है? आपके मेघालय की 3 प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसके अलावा गारो जनजाति उत्तर पूर्व भारत विशेषकर मेघालय से संबंधित है। गारो ट्राइब बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली मेघालय। अब याद रहेगा? चलिए अब हम देखते हैं बच्चों को कितना आंसर आता है। हाँ, जल्दी से बताइए। ये तो आपने लास्ट में पॉइंट पढ़ा है, अभी तो याद रहना ही चाहिए। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ाओ, लिखो, लिखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्लियर है? और याद रखना, ये क्वेश्चन एनसीसी एमटीएस में पूछा गया है। यहाँ से जुड़े क्वेश्चन और भी ज्यादा पूछे जाएंगे आगे। पहले क्या था आपका? सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहा था, अब स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ गया है। तो अब आपको ट्राइब से, जीआई टैग, यूनेस्को, बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हो गए, स्पोर्ट्स से, है ना? तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर के इन चीजों को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया? अब साउथ इंडिया से आपको बाकी सब छोड़ो, आपको ये तो आइडिया लग गया होगा साउथ इंडिया आपका क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है ना? तो साउथ इंडिया में मैं आपको पहले बता दूं, ये जो आपका ये शॉल है ना,
ये जो इन्होंने पहन रखा है शॉल, आप देख सकते हो कितनी सुंदर शॉल पहन रखी है इस लेडी ने। ये आपका वहां का ये टेक्सटाइल बहुत फेमस है और मेरे ख्याल में इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। टेक्सटाइल को हम बोलेंगे हिंदी में हाथ से बुने हुई चीजें जो होती है ना, हाथ से बुनी हुई चीजें या हाथ से बने हुए वस्त्र, हाथ से बने हुए वस्त्र और शॉल टाइप वगैरह जो है, ये सारी चीजें जो है वहां की बहुत ज्यादा फेमस है और मेरे ख्याल में उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगी, उसका स्पेशल नेम है। चलिए पहले हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन, पहले ऑप्शन देख लो आप, टोडा, डांग, भील और सांथल पूछा है। तो आपको ये तो छोड़ो, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्यों ही आपको मैं हिंट दूं, है ना। टोडा जनजाति, देखो साउथ इंडिया में आपके गिने चुने तो एरियाज हैं, है ना, ज्यादा तो है नहीं आपके। तमिलनाडु हो गया आपका, केरल हो गया, नीचे की तरफ आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यही सब हुए आपके। तो यहाँ तो अलग से कुछ खास तो है नहीं, बहुत छोटे से स्पेस है, तो आपके लिए इजी होता है गेस करना, है ना। तो साउथ में आपका जो टोडा जनजाति पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, आपकी तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में। क्लियर है, तो यह आपके नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। द टोडा ट्राइब लिव्स इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। अब यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है क्लियर कि नीलगिरी हिल्स आपकी कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है तमिलनाडु में। देखो बेटा, हर पॉइंट को ना ध्यान से सुनना, समझना, याद रखना जरूरी है, क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है आपका। हर छोटी से छोटी चीजों से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको हर एक प्रश्न के, हर एक ऑप्शन को, हर एक एक्सप्लेनेशन को यहाँ बिठाना है। और वो बैठेगा कब, जब आप पेन को अपनी नोटबुक पे साथ के साथ चलाओगे। क्लियर है, यह दक्षिण भारत की प्रसिद्ध प्रिमिटिव जनजातियों में से एक है। इट इज द वेल नोन प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, उस तरह की जनजाति होती है जो अपने आप को, जो सुख सुविधाएं होती है, जैसे आज के लोग हैं वो कितनी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं कि भैया गर्मी लग रही है एसी ऑन कर लो, है ना, आपको ठंड लग रही है हीटर ऑन कर लो, आपको प्यास लगी है ठंडा पानी पीना है फ्रिज में से ले लो। इस तरह की चीजें, हम कितनी इजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम। लाइट चली गई, चलो जनरेटर या फिर जिसके घर में इन्वर्टर है वो इन्वर्टर ऑन कर लो। कितनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, पर ये लोग आज भी अपनी जो है मुख्य रूप से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वो इन सब चीजों को, लाइफस्टाइल्स को ज्यादा इंजॉय नहीं करते हैं, उसका ज्यादा लाभ नहीं उठा रहे हैं। इन तक मेरे ख्याल में कुछ तो ऐसी ट्राइब है जिन तक ये सारी सुविधाएं अभी तक पहुंची ही नहीं है। बहुत ज्यादा बाद में जाकर वो इंसानों के संपर्क में आए हैं, जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि अगर आप तक ये नोट्स पहुंचेंगे ना जब टेलीग्राम पे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैम ने ये ACHF क्यों लिखा है ना, क्योंकि हम मैथ्स थोड़ी ना कर रहे हैं। चलिए, इसकी खास बात क्या है कि टोडा जनजाति अपनी भैंस पालन और विशिष्ट कढ़ाईदार शॉल के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, देखो मैं कह रही थी ना जीआई टैग मिला है, मुझे याद आ रहा है, टोडा एम्ब्रॉयडरी को जीआई टैग 2013 से सम्मानित किया गया है। 2013 में इसको जीआई टैग मिला था। अब जीआई टैग को लेकर के कुछ बच्चों को क्वेश्चन होंगे, तो बेटा जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत मैं समझाऊंगी आपको, पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए किसी भी चीज की जब हम पढ़ते हैं। तो भौगोलिक संकेत या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्लियर है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है, या जीआई टैग का मतलब होता है आपका, या फिर आपका भौगोलिक संकेत का मतलब है कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मुख्य रूप से उसी जगह पर होता है। लाइक अगर आपका कोई स्पेशल खाना है, या कोई स्पेशल आपका, जैसे असम की चाय पत्ती है, स्पेशली हम असम को ही क्यों बोलते हैं चाय पत्ती के लिए, क्योंकि वहां की चाय पत्ती फेमस है ना, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरह से आपकी अलग अलग चीजें हैं, पश्मीना शॉल, इस तरह से आपकी
चिकनकारी कुर्तियां, क्योंकि ये अपने आप में खास है। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी या इस तरह का जो प्रोडक्शन होता है सिर्फ उस खास जगह पर, उस खास एनवायरनमेंट में, या आप बोल सकते हो वो खास तरह के लोग ही कर सकते हैं, हर कोई ये चीजें नहीं कर सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस चीज पे पेटेंट टाइप ले लेते हैं कि ये जो है हमारा ही बनाया हुआ है, ये हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है, ये हमारा है। ठीक है, तो हमारे देश में वो जीआई टैग चलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी पूरी क्लास आपको मिलेगी कहाँ, हमारे टीम एक्सपर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा टीम एक्सपर्ट के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप वहां पर सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं उनकी क्लास को आप देख सकते हैं और अपना जो है एसएससी को क्रैक करना बना सकते हैं आसान। किसके साथ? टीम एक्सपर्ट के साथ। तो आप चाहे तो वहां से भी, वहां पर आपको पूरी क्लास मिलेगी, तो वहां पर आप ज्वाइन करके पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। अभी हम PYQs कर रहे हैं तो वापस इस पे आते हैं। चलिए, मैंने आपको बता दिया ये किस चीज के लिए फेमस है, अपने भैंस पालन और विशिष्ट कढ़ाईदार शॉल के लिए फेमस है, जिसको 2013 में जीआई टैग मिला था। द टोडा ट्राइब इज फेमस फॉर बुफेलो हर्डिंग एंड टोडा एम्ब्रॉयडरी। क्लियर है? तो ये अपने इन दो कामों के लिए फेमस है। जीआई टैग मिला हुआ है इसको 2013 में। क्लियर है? याद रखना बेटा, जीआई टैग एग्जाम में आता है। टोडा जनजाति को नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु से जोड़ा जाता है। आई थिंक कि वो सेम लाइन ही रिपीट हो गई है ना। चलिए, हमने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, टोडा, भील, संथल और डांग। तो अगर हम बात करें टोडा की बच्चों, तो टोडा दक्षिण भारत में पाई जाती है आपकी, और पश्चिम या मध्य भारत में आपको मिलती है भील जनजाति। इसके अलावा सांथल है आपका, सांथल आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है, जो कि पूर्वी भारत का हिस्सा है। इसके बाद अगर हम देखें डांग का, तो वो गुजरात यानी कि पश्चिम भारत का हिस्सा है। अब मैं आपको इसमें एक और चीज बताना चाहूंगी। भील जनजाति आपके इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइब है। हम पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब पे देख रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से ये इंडिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि हमारे देश में पाई जाती है। सेकंड नंबर पे आता है आपका, सेकंड लार्जेस्ट है आपका टोडा, सेकंड लार्जेस्ट। और थर्ड नंबर पे आता है आपका संथल, ये है आपका थर्ड लार्जेस्ट। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अब हमने टोडा जनजाति का पूछा था, चलिए अब देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। हाँ, हमने टोडा जनजाति नहीं, हमने पूछा था दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया। तो अब आप आंसर कर सकते हो, साउथ इंडिया का जो मेजर ट्राइब है वो कौन सा है। वैसे तो बहुत सारे ट्राइब है, पर हमें ऑप्शन में साउथ इंडिया का जो मेन ट्राइब दे रखा है वो क्या दे रखा है, टोडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, टोडा। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपका, खासी जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। What is the most prominent characteristic of the खासी ट्राइब। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपका पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, घुमंतु जीवन और समुद्री व्यापार। इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम, पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेट्रियार्कल सोसाइटी और नोमेडिक लाइफ। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है आपका मैरीटाइम ट्रेड। याद आया कुछ? अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले, अभी इसी क्लास में हमने पढ़ा है, कुछ याद आया? वो कौन सी है? मात्र सत्तात्मक, मैंने अभी समझाया था आपका। और क्योंकि मैंने अभी आपको खासी ट्राइब बताया था ना कि कहाँ से है आपका, गारो खासी कहाँ पे है, मैंने बताया था आपको, याद आया? मेघालय। डोंट वरी, हम करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, पर मैं बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहती हूँ। याद आया मेघालय? याद आया? आ गया जिनको, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद आया कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद करवाने के लिए। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें बोला गया है आपको, खासी जनजाति भारत के मेघालय की प्रमुख जनजाति है।
क्लियर है? खासी इज वन ऑफ द मेजर ट्राइब ऑफ मेघालय। क्लियर है? इसके बाद आपका, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है, मेघालय ये मैं बता चुकी हूँ, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं, है ना। यहाँ की मैंने खास बात आपको बताई थी कि यहाँ पर क्या चलता है, मात्र सत्तात्मक समाज होता है, वंश जो है माता के नाम पे चलता है, और उपनाम किसका होता है, माँ का होता है, और संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है, ना कि बेटे को। बेटा तो क्या होता है, पराया धन। ठीक है, बहुत कर लिया तुमने बेटी को पराया धन, यहाँ पे बेटा होता है पराया धन। तो जो भी मेघालय से हो आप पराया धन हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक और खास बात क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे पराया धन या जो भी चीजें हैं सब छोड़ो, एक साइड कर दे, तो अगर हम देखें तो नॉर्मल क्या होता है, जहाँ पे पेट्रियार्की सिस्टम होता है या पेट्रियार्कल जो सोसाइटी होती है, वहां पर क्या होता है आपका, पितृसत्तात्मक में जो सत्ता होती है वो बड़े बेटे के हाथ में जाती है ना। कि अब तो खैर काफी अपडेट हो गए हैं लोग, सत्ता उसके हाथ में जाती है जो समझदार होता है, जो पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है, पर नॉर्मली सत्ता किसके हाथ में जाती है, ज्यादातर बड़े बेटे के हाथ में जाती है। पर यहाँ अलग है, यहाँ पर किसके हाथ में जाती है सत्ता, सबसे छोटी बेटी के हाथ में, और जो सबसे छोटी बेटी होती है उसको बोलते हैं का खड़ू। मैं लिख देती हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैंने इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। का खड़ू बोलते हैं इसको, इस जो छोटी बेटी है उसको का खड़ू बोलते हैं, और पारिवारिक संपत्ति किसके हाथ में जाती है, छोटी बेटी के हाथ में। क्लियर है? छोटी बेटी को उत्तराधिकारी माना जाता है। द यंगेस्ट डॉटर का खड़ू ट्रेडिशनली इनहेरिटेज द फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके हाथ में गई है, सबसे छोटी बेटी के हाथ में। मेघालय की ना मुझे सबसे अच्छी चीज यही लगती है, नहीं ये नहीं कि छोटी बेटी के हाथ में गई, पर यहाँ पर क्या चलता है, मात्र सत्तात्मक जो सिस्टम है, सोसाइटी है, वो मात्र सत्तात्मक है। पर यहाँ पर भी एक चीज है, जैसे बाहर के कोई फैसले लेने हैं या कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो पंचायत टाइप डिसीजन होता है, वहां पर जो बेटी का पति होता है ना, हस्बैंड, वही लेता है घर के, वो इस तरह के बड़े फैसले बाहर का जो होता है वो हस्बैंड ही लेता है। थोड़ा सा और इनको करना चाहिए कि क्यों, मैं नहीं कहती कि लड़की ही ले घर के सारे बड़े फैसले, दोनों मिलकर लो ना, दोनों की सहमति होनी चाहिए, दोनों इक्वली चले तो दिक्कत क्या है, लड़कियां बहुत समझदार होती है ना। चलिए अभी हम फेमिनिज्म को साइड रखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं आगे। खासी लोग मुख्यतः खासी और अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। इनकी खास बात क्या है, दे स्पीक इंग्लिश और खासी लैंग्वेज, उनकी जो अपनी खासी ट्राइब की जो भी भाषा होती है वो बोलते हैं। उसके अलावा ये इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और ये क्रिश्चियंस ज्यादा मिलेंगे आपको। अधिकांश लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, मतलब ज्यादातर लोग आपको क्रिश्चियन जो आपकी रिलीजियस है उसको फॉलो करते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इंग्लिश में भी देखते हैं इसको। खासी पीपल मेनली स्पीक्स खासी एंड इंग्लिश एंड मोस्ट फॉलोज क्रिश्चियनिटी। क्लियर है? यहाँ तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा। एक तो ये मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना, यहाँ पे मेघालय का कुछ भी पढ़ने को मिले तो मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि ये इकलौता ऐसी जगह है। एक तो खैर मेघालय, उसके अलावा मुझे असम की भी कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने फीमेल्स को काफी ज्यादा मतलब ओपन रखा हुआ है, यूं नहीं करती फीमेल्स को ज्यादा दबाना या परेशान करना, बहुत अच्छा लगता है मुझे कुछ जगहों की कुछ चीजें। चलिए, संथल जनजाति जो मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, इन विच स्टेट डू द सांथल ट्राइब प्रीमियरली रिसाइड। क्वेश्चन है आपका, ऑप्शंस हैं आपके असम, झारखंड, पंजाब और हरियाणा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में सांथल ट्राइब का बताया था कि मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, पर खैर हम वापस से एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। पहले अगर हम सांथल ट्राइब की बात करें तो सांथल भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है जो मुख्यतः झारखंड में निवास करती है। मेरा पेन पता नहीं क्यों गिरता रहता है। खैर चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। ये तो आपने पढ़ लिया, सांथल भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है जो मुख्यतः कहाँ निवास करती है, झारखंड में। अब याद रहेगा। देखो ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन में क्या था आपको कि असम, झारखंड, पंजाब और हरियाणा ये दे रखे थे ऑप्शन में। ऐसा नहीं कि सांथल जो ट्राइब है वो सिर्फ झारखंड में ही मिलती है, इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, बहुत सारी जगहों पे मिलती है। पर
जितनी भी जगहों पे देखने को मिलती है उनमें से आपको ऑप्शन में क्या पूछा था, झारखंड। तो इसलिए हमने मार्क किसको करना होगा, झारखंड को। अब मैंने ये बता दिया है, अब देखते हैं जब हम क्वेश्चन पे दोबारा जाएंगे तो आप लोगों को ये कितना याद रहता है। चलिए इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। सांथल इज द वन ऑफ मेजर ट्राइब ऑफ इंडिया प्रीमियरली रिसाइडिंग इन झारखंड। इंग्लिश वालों को भी ये पॉइंट तो समझ आ ही गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथल जनजाति की सबसे बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में भी पाई जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और भी कई जगहों पे पाई जाती है। 1855-56 का प्रसिद्ध सांथल हुल सिद्धू, दोबारा पढ़ते हैं। 1855 से 56 का प्रसिद्ध संथल हुल, ये याद रखना संथल हुल, ये बेटा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। संथल हुल ये एक तरह का मूवमेंट था। वो क्या था देखो, सिद्ध कान्हू चांद और भैरव मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था। ये तो आपको पता चल गया कि ये जो आपका मूवमेंट था ये किसके अंडर हुआ था, ये हुआ था सिद्धू कान्हू चांद और भैरव मुर्मू। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये 4 नाम आपको पूछे जाते हैं, या फिर आपको कोई 3 नाम दे दिए जाएंगे, चौथा नाम आपको पूछा जाएगा कि जो आपका संथल ट्राइब है, इन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। ये इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ, और सेम मैंने आपको बताया था जमींदारों के खिलाफ, ये जो चल रहा था शोषण वाला सिस्टम, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। और स्वतंत्रता सेनानी टाइप भी रह चुके हैं, टाइप नहीं, स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स, ये लोग भी रह चुके हैं। उस टाइम पर छोटे छोटे बहुत से ऐसे ट्राइब कम्युनिटी के लोग थे जो उठ करके बाहर आगे आ रहे थे और हमारी देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए मर मिटने को तैयार थे। तो ये 4 लोग उनमें से एक थे। क्लियर है। तो ये जो थे, इन्होंने किसका नेतृत्व किया था, कौन से मूवमेंट का, वो था संथल हुल। क्लियर है। अब अगर हम आगे देखें, आपको एक चीज और बता दूं, हमारी जो राष्ट्रपति है अभी एट प्रेजेंट, जो हमारी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, कसम खा के बताना किस किस को नाम याद है राष्ट्रपति का। द्रौपदी मुर्मू, भूल गए। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने दिल पे हाथ रख के बोलना भूल गए हो, है ना, भूल गए ना, कोई बात नहीं। द्रौपदी मुर्मू है, और वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती है, हम सभी को पता है। वो पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है हमारे देश की, पहली जनजातीय राष्ट्रपति है, और वो एक फीमेल राष्ट्रपति, वो भी पहली ट्राइबल फीमेल और पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट, दोनों वही है, द्रौपदी मुर्मू। और वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती है, वो संथल भी बोलते हैं इसको और सांथल भी बोलते हैं। तो इसी ट्राइब से बिलोंग करती है हमारी द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए जनरल नॉलेज बहुत बढ़ा ली, वापस आते हैं टॉपिक पे। द फेमस सांथल हुल 1855-56 was led by सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव मुर्मू। याद रखना, ये चारों के नाम पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं पहले, तो इसलिए ये नाम याद रखना। और संथल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। क्लियर है। अब मैंने आपको वैसे बता दिया, पर मैं लिख देती हूँ, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि क्लास नहीं देखते, सीधा नोट्स उठा लेते हैं, तो हो सकता है उनको ना याद रहे। बेटा यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ये कौन थे, फ्रीडम फाइटर। क्लियर है, स्वतंत्रता सेनानी थे ये। क्लियर है, आप तो नहीं भूलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सांथल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। सांथल इज रिगार्डेड एज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। चलिए अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने आपको बताया था कि सांथल जनजाति आपको बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, बहुत सारे स्टेट्स में मिलती है, पर आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, उनमें से केवल और केवल झारखंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनों को याद रहा था, सच सच बताना, भूल गए थे। याद रखा करो यार, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है थोड़ा सा एक्टिव करो,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बिना समय को बर्बाद किए। वांगला 100 ड्रम्स फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? वांगला 100 ड्रम फेस्टिवल्स इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? बेटा ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? एसएससी सीजीएल 2022 में। यानी कि ये इस तरह के क्वेश्चन, ये फेस्टिवल से जुड़ा क्वेश्चन हो गया, ट्राइब से जुड़ा क्वेश्चन हो गया, तो फेस्टिवल ट्राइब या फिर आपका फोक डांस ट्राइब साथ में बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं आप, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो इसको ध्यान से सुनना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो वांगला फेस्टिवल है, इसमें ये 100 ड्रम फेस्टिवल इसको क्यों बोलते हैं? आप देख सकते हो उन्होंने ड्रम ही ले रखा है, ये इस तरह का ड्रम ही है जो ये बजाते हैं। तो इनकी गैदरिंग होती है, दे गैदर्ड, और उसके बाद क्या करते हैं ये? एंजॉय फेस्टिवल। हाउ? ये लोग क्या करते हैं? ड्रम बजाते हैं, ड्रम। और जितने भी लोग आए हैं ना वहां पे प्रोग्राम में, ये एक तरह का फेस्टिवल जो है, इसमें जितने भी लोग आते हैं, मतलब कम से कम भी 100 लोग एक साथ मिलकर के इस ड्रम को बजाते हुए, नाचते गाते हुए इस त्योहार को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए इसका नाम 100 ड्रम फेस्टिवल भी पड़ा हुआ है। क्लियर है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इधर इससे जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को भी फटाफट से देख लेते हैं एक बार बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, वांगला 100 ड्रम फेस्टिवल मेघालय की गारो जनजाति, ठीक है। अब मेघालय की गारो जनजाति आपको पता ही है, यहाँ पर भी क्या चल रहा है? मात्र सत्तात्मक। ये तो मैं आपको याद करवा ही दूंगी कि मेघालय की जो जनजातियां है वहां पे मात्र सत्तात्मक जो है चलता है, मात्र सत्ता चलती है। क्लियर है? सोसाइटी मात्र सत्तात्मक है। चलिए, मेघालय की गारो जनजाति का प्रमुख त्योहार है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वांगला 100 ड्रम्स फेस्टिवल इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ गारो ट्राइब्स ऑफ मेघालय। क्लियर है? मेघालय की गारो ट्राइब की सबसे फेमस और सबसे बड़े और सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। वो क्या है? वांगला, जिसे हम 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। क्यों 100 ड्रम फेस्टिवल बोलते हैं वांगला को? क्योंकि 100 ड्रम्स एक साथ बीटन होते हैं, बजते हैं, और साथ में लोग डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, त्योहार का मजा लेते हैं। ठीक है, चलिए, और ये मुख्य रूप से क्यों मनाया जाता है? हाँ, ये है फसल कटाई के बाद मिसी सोल्जुंग के सम्मान में मनाया जाता है। अब मेरे हिसाब से तो बच्चों के माइंड में आना चाहिए कि मिसी सोल्जुंग क्या है। तो मिसिल सोल्जुंग क्या होते हैं? ये होते हैं सन गॉड, सन गॉड, सूर्य भगवान। क्लियर है? सूर्य भगवान को ये लोग बोलते हैं गारो ट्राइब मिसी सोल्जुंग। तो ये जो मिसी सोल्जुंग है, देखो, सूर्य देवता का, बारिश का, एनवायरमेंट का, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी फसल में। किसान ही जानता है इसके बारे में, और ये मुख्य रूप से किसान ही होते हैं। ये फसल उगाते हैं, और फसल जब उगती है, अच्छी फसल आती है, उसके बाद ये मिसी सोल्जुंग यानी कि सूर्य देव जी का क्या करते हैं? नमन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हुए वांगला फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये बेसिकली जो वांगला फेस्टिवल है, ये आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी माना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्लियर है? कृषि उत्सव। क्लियर रहेगा? याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द हार्वेस्ट इन ऑनर ऑफ मिसी सोल्जुंग। क्लियर है? इसके बाद अगर हम देखें तो गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय के गारो हिल्स यानी कि गारो हिल्स क्षेत्र में निवास करती है। गारो हिल्स मतलब हिल्स ही होगा, रीजन मतलब क्षेत्र। ठीक है, गारो जनजाति, मैंने आपको पहले ही बताया था, गारो जनजाति का नाम हमने पहले भी एक क्वेश्चन अभी किया है शायद, है ना। तो गारो हिल्स पे रहते हैं ये, इसलिए इसका नाम गारो जनजाति है, और ये वहां की मुख्य ट्राइब है। और गारो हिल्स कहाँ है आपका? मेघालय में।
हाँ लिखा तो है ही। चलिए, द गारो ट्राइब मेनली इनहैबिट्स द गारो हिल्स रीजन ऑफ मेघालय। क्लियर है, याद रहेगा, कोई डाउट? अब हम देखें क्वेश्चन का आंसर, आप में से कितने बच्चों को याद रहेगा? चलिए अभी बताइए, वांगला फेस्टिवल 100 ड्रम फेस्टिवल किसका है? ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। जल्दी जल्दी बता दो। कृषि महोत्सव, कृषि उत्सव, अभी भी याद नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? गारो ट्राइब, अब आया याद? मेघालय, गारो ट्राइब, मात्र सत्तात्मक, अब तो याद आ ही गया होगा। मात्र सत्तात्मक से जरूर याद आ जाना चाहिए, ऐसे याद आए या ना आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ। अपातानी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बेटा अपातानी जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है, ये बाद में देखना, पर पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अपातानी जनजाति है ना, ये अपने टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। ये भी अपने टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और जहाँ पर भी ये अपातानी फेस्टिवल होता है, सॉरी अपातानी ट्राइब होता है, वो ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अब ये कहाँ पर होता है, कोई गेस कर सकता है? चलिए आपको दोबारा टाइम दूंगी गेस करने का, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अपातानी जनजाति मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी, जीरो वैली में निवास करती है। क्लियर है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अरुणाचल प्रदेश, जीरो वैली से एक चीज बता दूं मैं आपको, द अपातानी ट्राइब प्रीमियरली रिसाइड द जीरो वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब जीरो वैली की बात करें तो ये नॉमिनेटेड है, इसको अभी नॉमिनेट किया हुआ है किसके लिए? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, यूनेस्को। इसका अभी नॉमिनेशन हो रखा है, अभी क्लियर नहीं है, अभी तक इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है, पर इसका नाम जो है सूची में डाला गया है ताकि इसको भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए। तो इसका नाम अभी जो है पेशकश में गई हुई है, देखते हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाए, क्योंकि ये जीरो वैली अपने आप में ही बहुत ही खास स्थान है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ की प्रसिद्धियां बहुत है। पहला तो यहाँ पर जो है लोग, अरुणाचल प्रदेश की अपातानी ट्राइब क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर गीले चावल की खेती की जाती है। मीन्स क्या होता है, हमें चावल, धान उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत सारा पानी लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, खेत बनाते हैं और खेत के अंदर पानी को रोक देते हैं, वो खेत के अंदर से पानी कहीं और बाहर रिस नहीं पाता, ठीक है, और फिर वो उसके अंदर खेती करते हैं धान की, चावल की। तो ये अपने आप में जो है एक स्पेशल है। और अपातानी आप देख सकते हो, इनकी जो ड्रेस है, टेक्सटाइल, मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग मिल रखा है इसके टेक्सटाइल को, जो वस्त्र उत्पादन होता है ना इसका, अभी एग्जैक्ट वर्ड याद आ गया ना, वस्त्र उत्पादन जो होता है। अब थोड़ा बहुत एग्जैक्टली अगर थोड़ा बहुत अलग होगा तो प्लीज यहाँ पॉइंट में मिल ही जाएगा एग्जैक्ट वर्ड। उत्पादन जो होता है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए एक बार पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। हमने ये तो देख लिया, जीरो वैली इसको नॉमिनेट किया हुआ है, इसका नामांकन सूची में नाम डाला गया है, हो सकता है इसको जल्दी ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाए, ठीक है। अगर शामिल होगा तो मैं आपको तुरंत ये अपडेट बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपातानी लोग अपनी अनोखी गीली चावल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे करते हैं ये गीली चावल। अपातानी पीपल आर फेमस फॉर देयर यूनिक वेट राइस कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती। चलिए अगला, अपातानी वस्त्र उत्पाद, हाँ उत्पाद ही है, देखो उत्पादन उत्पाद एक ही है, ठीक है। अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट को वर्ष 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट रिसीव द जीआई टैग इन 2024, ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, रहेगा ना याद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपातानी ट्राइब का सबसे फेमस फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो है ड्री उत्सव या ड्री फेस्टिवल।
ड्री उत्सव लिखा नहीं है ना। ड्री उत्सव जो होता है पतानी ट्राइब का, या फिर आप बोल सकते हो अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस उत्सव है, जो कि एक कृषि त्योहार है, यानी कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और इसमें क्या होता है, फसल की कटाई के बाद जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है खुशी से कि भाई अच्छी फसल आई है, थैंक यू, नाचो घूमो गाओ, बस यही चीज है। ठीक है, पर आपको याद क्या रखना है, ड्री फेस्टिवल अपतानी ट्राइब का है, और ये अपतानी ट्राइब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की अपतानी ट्राइब, ड्री उत्सव, ये सब याद रखना है आपको यहाँ पे। और अरुणाचल प्रदेश का जो है हैंडलूम, जो हमारा टेक्सटाइल है, उसको मिला हुआ है जीआई टैग। कब, 2024 में। बाकी डिटेल में और आपको क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ तो बता ही दूंगी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या था, अपतानी ट्राइब जनजाति किस राज्य से संबंधित है। अब तो आप बता ही सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चों ने आंसर करा है, और कर लो, खुद की पीठ थपथपा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है। इन विच स्टेट्स इज द सहरिया ट्राइब प्रीमियरली फाउंड। आपको पूछा गया है, सहरिया क्या है, आपकी जनजाति है, क्योंकि हम जनजाति, ट्राइब, कम्युनिटी, यही सब तो पढ़ रहे हैं, समुदाय। तो ये कौन से स्टेट में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ओडिशा एवं झारखंड, असम एवं मेघालय। तो सहरिया जनजाति जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको पीवीटीजी में शामिल किया गया है। पीवीटीजी, पीवीटीजी का मतलब होता है कि जो जनजाति बहुत ही पिछड़ी हुई है, या बहुत कम संख्या में है, या बहुत कम ग्रोथ जिसकी हुई है, उसे पीवीटीजी लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो हमारी जो सहरिया जनजाति है, एक तो इसकी संख्या बहुत कम है, दूसरा ये आधुनिकता से बहुत पिछड़ा हुआ है। सहरिया जनजाति की बात करें तो ये आधुनिकता से दूर है। सफाई से लिखते हैं हम, आधुनिकता से ये बहुत दूर है। ठीक है, आधुनिकता से क्या है ये, दूर। यानी कि ये हम जिस तरह की जो ये अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं ना बेटा, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, हम सबके पास फैसिलिटीज हैं। अंधेरा होता है, शाम होती है, हम लाइट जला लेते हैं, ये चांद वाले लोग हैं आज भी, समझे। तो ये लोग जो है पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं, सहरिया जनजाति के लोग, इसलिए ये काफी पिछड़े हुए हैं। अभी तक ये जो है, इनमें साक्षरता दर भी नहीं है, ये पढ़े लिखे भी नहीं है ज्यादा, बहुत ही पिछड़े हुए जनजाति के लोग हैं। इनके तो वोटर आईडी कार्ड भी अब जाकर के बनने शुरू हुए हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, सहरिया जनजाति की जो है ट्राइब बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम, ये क्या चीज है। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करती है। याद आया, ऑप्शन में था राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब याद रखना, मैं इसको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, है ना। तो द सहरिया ट्राइब इज प्रीमियरली फाउंड इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। सहरिया जनजाति को भारत की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पीवीटीजी, याद हो गया ना। हिंदी में यही होता है, विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह होती है उसे पीवीटीजी बोलते हैं। ठीक है, में शामिल किया गया, और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, पीवीटीजी का मतलब होता है। द सहरिया ट्राइब इज क्लासिफाइड एज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, या पीवीटीजी। क्लियर है, पीवीटीजी याद रखना, पीवीटीजी आपको ब्रैकेट में जरूर लिख कर देते हैं। क्लियर है, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पीवीटीजी क्या होता है आपका, यहाँ पर अलग से मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है कि जो पिछड़ी हुई जनजाति होती है, जो मुख्य रूप से संसाधनों से या आधुनिकता से दूर होती है, जो साक्षरता में भी पीछे है, संख्या में भी पीछे है, और आधुनिकता में भी पीछे है हम सबसे, वो आपकी पीवीटीजी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब राजस्थान में इसकी सर्वाधिक आबादी, मतलब राजस्थान में इसकी सर्वाधिक आबादी मिलती है, और वो भी कहां पर मिलती है, आपकी बारम जिले में शाहबाद और किशनगंज के क्षेत्र में इसकी सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। क्लियर है, इसके बाद अगर हम देखें, एक बार इंग्लिश में भी देख ही लेते हैं। इन राजस्थान द लार्जेस्ट सहरिया पॉपुलेशन इज फाउंड इन बारन डिस्ट्रिक्ट, बारन जिला कहाँ पे,
शाहाबाद और किशनगंज एरिया। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। सहरिया जनजाति अक्सर पीवीटीजी तथा राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ पूछी जाती है आपको एग्जाम में। अब आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, विच ट्राइब इज अ विच ट्राइब इज एसोसिएटेड विद पीवीटीजी। नहीं, ऐसे नहीं आएगा, आपको यूं पूछा जाएगा, द ट्राइब, पता नहीं ट्राइब इन पीवीटीजी लिस्ट बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट, यानी कि जो आपतानी ट्राइब है वो एक पीवीटीजी में शामिल है, पर वो किस राज्य से है, या किस राज्य की, राजस्थान राज्य की कौन सी ऐसी ट्राइब है जो पीवीटीजी लिस्ट में शामिल है। इस तरह से घुमा के कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, आपतानी ट्राइब पीवीटीजी और राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है, पर इसके ये थोड़े कुछ अंश आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। नहीं, पहले इस प्रश्न का तो आंसर दे दो। आपको सहरिया जनजाति पूछा था कि कौन से स्टेट में पाई जाती है, आंसर कर सकते हैं? तो आंसर है नन अदर देन राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। कर सकते हैं ना? कर देना चाहिए आपको, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी तो ध्यान से पढ़ना होगा ना। मेरी पूरी कोशिश है आपके पास सारे पीवाईक्यू लेकर आऊं, ताकि आप एग्जाम में कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो बिना पढ़े जाओ। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? ठीक है, वेयर डज द जारवा ट्राइब्स रिसाइड। अब ये जो जारवा जनजाति है बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो जारवा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो पहली बार इंसानों के संपर्क में ही 1990 के आसपास आई थी। सोच सकते हो आप, 1990 के आसपास ये पहली बार इंसानों के संपर्क में आई थी। 1990 में फर्स्ट टाइम ह्यूमन हम लोगों से कांटेक्ट में आई थी। हम लोगों के, इंसान तो यार बेचारे वो भी है, ये तो मैं शायद गलत शब्द बोल रही हूँ। ये कैसे बोले, हम शहरी लोगों के संपर्क में आए थे, कुछ ऐसा बोल सकते हो, शहरी लोगों के संपर्क में आए थे। और एक और चीज बता दूं, ये एक ऐसी ट्राइब है जिसके मेरे ख्याल में मुश्किल से 400 प्लस लोग ही आज की डेट में है। टोटल जनसंख्या ही इस ट्राइब की मेरे ख्याल में 400 प्लस है, 400 प्लस। इससे ज्यादा जनसंख्या इसकी पाई नहीं जाती, 400 प्लस है बस। इसकी जनसंख्या बहुत कम है, और ये एक ऐसी जनजाति है जो अब जाकर के कपड़ों से भी रूबरू हुई है। ये एक ऐसी जनजाति है जो अभी तक भी निर्वस्त्री रहती थी, पत्ते लपेटती थी। सबसे ज्यादा इसको भी पीवीटीजी में शामिल किया गया है, याद रखना। ये जो जारवा जनजाति है ये भी पीवीटीजी में आती है। ठीक है, मुख्य रूप से जो बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति होती है, इनके वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बने। अब वही मैंने अभी बताया, तो सहरिया, ये सब, इन सब के पर ये सहरिया से भी ज्यादा पुरानी जनजाति है। ठीक है, 30,000 साल पुरानी बोलते हैं इसको, करीब करीब 30,000 साल पुरानी जनजाति है। और ये अब जाकर के कपड़े पहनने शुरू करे हैं इन लोगों ने। मेल हो या फीमेल हो, ये लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, ये इतने पिछड़े हुए थे, अब जाकर के कपड़ों पे आए हैं। और ये जो जारवा जनजाति है ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ किस पे है निर्भर? ये पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पे निर्भर है। पूरी तरह से ये प्राकृतिक संसाधन पे निर्भर है। ये शहरी तो छोड़ो, ग्रामीण चकाचौंध से भी दूर है। ये एक ऐसी जनजाति है। चलिए अब हम एक बार इसके बारे में, पहले तो आपको पूछा गया कहाँ पाई जाती है, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप और दादरा एवं नागर हवेली। द्वीप का मतलब आइलैंड होता है, लक्ष आइलैंड, और आपका क्या है, निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नागर हवेली और लक्षद्वीप। चलिए, आपको वैसे आइडिया तो हो ही गया होगा कि इस तरह की पिछड़ी जनजाति हमारे देश में कहाँ मोस्टली पाई जाती है, पर फिर भी हम एक बार एक्सप्लेनेशन को देखते हैं ताकि आप पूरी तरह से श्योर हो जाओ। तो अगर हम देखें, जारवा जनजाति मुख्य रूप से अंडमान द्वीप समूह में निवास करती है।
द जारवा ट्राइब प्रीमियरली रिसाइड इन द अंडमान आइलैंड। अब जारवा जनजाति के बारे में और क्या है, जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख आदिम जनजाति है। पीवीटीजी में इसको शामिल किया गया है। आदिम का मतलब ही होता है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ होता है, पूरी तरह से आदि मानव से जो है ना, इनका शरीर ही बस हमारे जैसा हुआ है, पर लाइफस्टाइल इनकी अभी भी वही है, नोमैडिक लाइफ, या फिर जंगल में ही इनका बसेरा है, जंगल में ही ये घर बना के रहते हैं। इतने ज्यादा ये प्राकृतिक संसाधनों पर और जंगल पे निर्भर है। ये पूरी तरह से आज भी फॉरेस्ट पे, जंगल पे और किस पे निर्भर है, पूरी तरह से ये प्राकृतिक संसाधनों पे आज भी निर्भर है। हम बड़े आराम से जंगल कटवा देते हैं ना, पर उससे इन ट्राइब्स की जो है ना अस्तित्व खोता जा रहा है, ये लुप्त होते जा रहे हैं, ये ट्राइब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकते। ये इतने ज्यादा नेचर के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, समझे। चलिए अभी हम पढ़ते हैं वापस से। जारवा इज वन ऑफ द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो ये तो क्लियर है आपको, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जारवा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, दक्षिण और मध्य अंडमान क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब जो अंडमान निकोबार का साउथ साइड है और प्लस मिडल एरिया है, वहां पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और वहां पर जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, इनमें यहाँ पर फॉरेस्ट देखने को ज्यादा मिलता है, तो ये फॉरेस्ट वाले एरिया में मुख्य रूप से निवास करते हैं, ठीक है। जारवा जनजाति लंबे समय तक बाहरी दुनिया से अलग रहकर अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितने ज्यादा पिछड़े हुए हैं आज भी, ठीक है। द जारवा ट्राइब हैज मेंटेन्ड इट्स ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल विद लिमिटेड कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर रखा है। ये आउटसाइड वर्ल्ड जो है, मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग इनके लिए आदि मानव एलियंस टाइप होंगे। जैसे ये हमारे लिए कुछ अलग है ना, वैसे हम भी इनके लिए बहुत अलग है, हम एलियंस हैं इनके लिए। इनको यूं समझ सकते हो, मोगली देखा है आप में से कितने बच्चों ने, बचपन में तो ज्यादातर ने देखा ही है मोगली। तो ये मोगली टाइप है, पूरी तरह से जंगल वाले निवासी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, समझ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। हाँ, तो समझ आ गया। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, आपके अंडमान में। निकोबार में भी देखने को मिलता है, पर इसकी ज्यादा संख्या कहाँ पर है, आपकी अंडमान में। अंडमान में, साउथ में और सेंटर एरिया में। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए कैसा लगा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आओ, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है स्टैटिक स्ट्राइक की समाप्त हुई। पर आपको कैसा लगा क्लास अटेंड करके, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और याद रखना, हम मेरे साथ साथ आपको स्टैटिक के साथ साथ आपको और भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मिलते हैं एसएससी एक्सपर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप आगे क्लासेस कंटिन्यू रखिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए एसएससी एक्सपर्ट के साथ। राधे राधे।